गाइस, आज यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम के बारे में, यानी प्रतिबल और विकृत जो ग्राफ होता है उसके बारे में बात करेंगे। फॉर माइल्ड स्टील, जो माइल्ड स्टील पदार्थ होता है, तन्य पदार्थ जो होते हैं, मृदु इस्पात जो होता है, उसके लिए आज हम इसमें बात करेंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके आने वाले यानी जो नौकरी से आपके रिलेटेड रहती है, गवर्नमेंट जॉब होती हैं, उन सब से रिलेटेड है यह क्वेश्चन। और आपके अगर सेमेस्टर की बात करें तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में भी यह 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पूरा आपको बताया जाएगा, एक एक जो इसमें पॉइंट दिख रहा है आपको, ABCDEF जो भी पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है सब बताया जाएगा। एक एक पॉइंट को हम क्रम से बताने वाले हैं, तो आप लोग हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिएगा। और अगर आपको जो PDF नहीं मिला है डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर या अन्य किसी भी सब्जेक्ट का डिप्लोमा के, तो आप लोग इस पर कांटेक्ट कर लीजिए। 99 19 87 52 53 डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर सभी सब्जेक्ट का आपको PDF मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसमें हम किस प्रकार से इस ग्राफ को हम ड्रा करते हैं, और इसमें ये सब पॉइंट जो दिए हुए हैं, प्रत्यास्थता सीमा, प्लास्टिक सीमा, ये कैसे कैसे होता है, तो सब आपको बता रहे हैं। तो आप लोग चलिए देखिए कैसे कैसे हम इस ग्राफ को ड्रा करते हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम बनाइए फॉर माइल्ड स्टील, यानी मृदु इस्पात के लिए। तो आप लोग इसी प्रकार बनाएंगे और सब पॉइंट के बारे में आपको लिखना भी पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं इस पॉइंट को। तो सबसे पहले आप लोग एक प्रतिबल और विकृत डायग्राम यानी XY एक्सिस में बना लेंगे। ठीक है, देखिए आपका इधर प्रतिबल है और इधर विकृत यानी E है। ठीक, अब मान लीजिए जो आपका माइल्ड स्टील है उस पर आप क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। चलिए देखते हैं उसको क्रम से हम। तो सबसे पहले आपको हम ये बताते हैं, इसमें आपको हम कुछ भी लिखाएंगे नहीं, जो हम बोल रहे हैं उसी को आपको समझना है, उसी को लिखना है। तो देखिए जैसे कि हम माइल्ड स्टील के लिए ग्राफ बना रहे हैं, तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, सबसे पहले तो आप माइल्ड स्टील के बारे में कुछ समझ लीजिए। जैसे कि पदार्थ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, माइल्ड स्टील का ही ले लीजिए, उसको जब हम खींचते हैं या टेंसाइल फोर्स लगाकर उसको जब हम खींचते हैं, तो उसमें क्या होता है, धीरे धीरे उसमें वृद्धि होने लगती है। तो जब वृद्धि होने लगती है तो उसमें भी कई पॉइंट बनते हैं, कई पॉइंट उस पर बनते हुए जाते हैं। उन्हीं सबको हम मतलब मापने के लिए एक ग्राफ के द्वारा उसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम स्ट्रेन और स्ट्रेस डायग्राम पर उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ किसी माइल्ड स्टील को ना लेकर, मृदु इस्पात को ना लेकर रबड़ को ले लेते हैं, तो उसको खींचते हैं आप लोग तो बढ़ता है। ये तो नहीं है कि तुरंत टूट जाएगा, कुछ दूर जाएगा, जब अपने एकदम प्रत्यास्था सीमा से वो बाहर होने लगेगा, प्लास्टिक रीजन में आ जाएगा, तो वह खुद टूट जाएगा, आप लोग ये भी जानते हैं। तो इस प्रकार ये जो लोहा है, मतलब माइल्ड स्टील के लिए हम बात कर रहे हैं, तो माइल्ड स्टील है, इसे जब हम धीरे धीरे इसके टुकड़े को खींचेंगे तो तुरंत टूटेगा नहीं, उसमें कुछ वृद्धि होगी, उसमें अनेक इलास्टिक लिमिट काम करेंगी, फ्रैक्चर पॉइंट आएगा और यील्ड पॉइंट आएगा, तो सब आने के बाद ही वह लास्ट में जाकर फ्रैक्चर होगा। तो सबसे पहले हम उसी के बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इधर प्रतिबल लिखा गया है और नीचे आपका क्या लिखा गया है, विकृति, जिसे आप लोग स्मॉल e या एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए यही आपका हम यहाँ पर एक बना दे रहे हैं फिगर, जो है आपके समझने के लिए। ठीक, मान लीजिए यही है। ठीक, अब इस पर हम फोर्स लगाकर इसको खींच रहे हैं, यानी इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं और इसकी जो प्रतिबल यानी स्ट्रेस लगाकर इसको हम खींच रहे हैं। तो मान लीजिए पॉइंट आपका वो है, फिगर देखिएगा, यह पॉइंट आपका वो है। तो इसको जब हम खींचेंगे, आप ही जब खींचेंगे किसी वस्तु को, उसको खींच कर जब आप उस पर से फोर्स हटा देंगे तो वह पुनः पुनः अपने अवस्था में आ जाएगा। रबर को अगर आप खींचेंगे तो अगर फोर्स निकाल देंगे या हटा देंगे तो वह फिर अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस आएगा। कब आएगा, जब वह प्रत्यास्थ रहेगा तब आएगा। तो उसी प्रकार से हम इसको जो है ओ से बिंदु ए तक हम पी फोर्स लगाकर यानी पी प्रतिबल लगाकर इसे खींच रहे हैं, ओ से लेकर ए तक। कहाँ तक, ओ से लेकर ए तक इसको हमने सबसे पहले क्या किया, इसे पी फोर्स लगाकर खींचा। और आपको ये बता दें, और ओ से ए तक जो है, ओ से ए तक जो है, यह जो है हुक्स लॉ का पालन करता है। किसका, हुक्स लॉ का पालन करता है। तो हुक का नियम क्या था, आपको हमने बताया था, इसमें जो स्ट्रेस होता है वह
स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या यहाँ पर होता है सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, और जो ई है इसे आप लोग बोलते हैं प्रत्यास्था गुणांक, यही तो बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सुनिएगा, जब हम ओ से लेकर ए तक इसे ले जाते हैं, ओ से लेकर इसे ए तक हम खींचते हैं, तो यह हुक के नियम का पालन करते हुए चल रहा है। अभी यह हुक के नियम का पालन कर रहा है, यानी क्या कह रहा है कि यह सिग्मा जो है, यानी जो प्रतिबल है, यह विकृत के अभी क्या है, समानुपाती है, यानी इसकी जो समानुपाती सीमा है वह पॉइंट ए तक है। अब पॉइंट ए तक तो ये है ही, तो इस कंडीशन में हमें क्या मिल रहा है, एक हमें सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। जब इसको हम स्टील को खींच रहे हैं, तो मान लीजिए इसको हम खींचना प्रारंभ किए, मतलब क्या कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसकी हम प्रतिबल को बढ़ा रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, आपको यहाँ पर ये दिख रहा है कि इसका जो प्रतिबल है वो बढ़ रहा है। तो प्रतिबल को देखिए, जब हम यहाँ पर बढ़ाए हैं, थोड़ा कलर चेंज कर कर, प्रतिबल को जब इसके हम देखिए बढ़ा रहे हैं, ऊपर तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है, तो ये हो गया आपका प्रतिबल, यानी प्रतिबल आपका इतना बढ़ चुका। तो इसकी विकृति जो है, क्या है विकृति, प्रतिबल को आपने ए पॉइंट तक बढ़ाया और विकृति भी थोड़ा कुछ बढ़ी कि नहीं, तो विकृति आपकी ये है। तो देखिए ए पॉइंट, यानी इससे लेकर यहाँ तक आपकी विकृति जो है वह बढ़ गई है। तो सबसे पहले हमने ओ से ए पॉइंट तक इसे खींच लिया और हमें एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। कौन सी रेखा, सीधी रेखा हमें एक प्राप्त हो गई। तो ए तक सीधी रेखा है, तो इसको अब थोड़ा हम और खींच रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा और हम खींचते हैं। तो जब इसको थोड़ा और हम खींचते हैं, तो पॉइंट बी आता है। क्या आता है, इसको जब थोड़ा और हम खींच लेते हैं तो हमें पॉइंट बी मिलने लगता है, पॉइंट बी मिलने लगता है। लेकिन पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी आपको फिगर में एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन यह स्ट्रेट लाइन नहीं है। आपको समझना ये है थोड़ा कर्व के रूप में है। कैसा, यह एक कर्व के रूप में है, यह एक कर्व के रूप में ये भी है। लेकिन यहाँ से अगर हम फिर फोर्स को छोड़ देते हैं, तो भी यह जो है अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। यानी ओ से लेकर बी तक अगर हम बात करें, अगर फोर्स लगा है उसको हम अगर छोड़ देते हैं, तो वह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। जो बॉडी है, जो एमएस है यानी माइल्ड स्टील है, ए तक जो फोर्स लगाकर खींचे हैं, इसके प्रतिबल में हम वृद्धि किए हैं, स्ट्रेस को बढ़ाए हैं, उसके बाद जब स्ट्रेस को हटा लिए हैं तो यह अपने प्रारंभिक अवस्था में आ गया है। ठीक, उसके बाद जब थोड़ा इसको और हम खींचे हैं तो पॉइंट बी पर पहुंचा है। पॉइंट बी पर यह आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, लेकिन वह थोड़ा कर्व के रूप में हुआ है। ठीक, क्योंकि इसकी जो प्रत्यास्था सीमा थी वह पॉइंट ए तक ही समाप्त हो गई है। जो इसकी इलास्टिक लिमिट थी पॉइंट ए तक ही समाप्त हो गई है। लेकिन जब ही थोड़ा सा और इसकी स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, किसको, स्ट्रेस को थोड़ा सा केवल और अगर बढ़ाते हैं, तो वह थोड़ा और बढ़ेगा, लेकिन वह एक थोड़ा कर्व के रूप में जाएगा। और ज्यों ही हम पॉइंट बी से स्ट्रेस को छोड़ेंगे, मतलब प्रतिबल को हटाएंगे, बल को हटाएंगे, तो वह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी अभी भी वह अपने समानुपाती सीमा के अंदर है। यानी समानुपाती सीमा ए तक था, यानी प्रोपोर्शनल लिमिट ए तक थी, लेकिन वह बी तक जाके अपने एकदम लास्ट, यानी जो आपकी इलास्टिक लिमिट होती है, यानी प्रत्यास्थता की सीमा जो होती है लास्ट तक, वहाँ तक वह पहुँच गई। मतलब अगर वह बी से और आगे बढ़ा, बी से अगर वह और आगे बढ़ा, तो वह अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि बी पॉइंट भी आपकी समानुपाती सीमा के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको समझ में आया। सबसे पहले स्टील को हमने खींचा, तो यह हुक्स लॉ का पालन करते हुए पॉइंट ए तक चला गया, यानी जो स्ट्रेस था वह स्ट्रेन के समानुपाती हुआ। ठीक, और हमें एक स्ट्रेन लाइन प्राप्त हुई। उसके बाद हमने थोड़ा सा और स्ट्रेस को बढ़ाया और फोर्स को लगाया, तो वह पॉइंट बी तक पहुंचा, और वह लेकिन स्ट्रेट लाइन के रूप में ना होकर एक कर्व के रूप में गया, एक कर्व के रूप में गया। और उसके बाद अगर पॉइंट बी से हमने फोर्स को फिर हटाया, तो वह अपने प्रारंभिक अवस्था में फिर आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। और हम पॉइंट ए को कह सकते हैं समानुपाती सीमा, और बी को कह सकते हैं प्रत्यास्थता सीमा। अभी हम एक बार और बताएंगे और लिखाएंगे भी, आप लोग निश्चिंत रहिए, अभी लिखा देंगे, अभी समझ रहिए आप लोग। तो आगे चलते हैं सी पॉइंट पर। उसके बाद थोड़ा जब हम और स्ट्रेस को बढ़ाएंगे, इसको फोर्स को बढ़ाएंगे, तो वह बढ़ाएंगे अगर, तो बी तक तो हम लोग पहुंच चुके थे। तो आप लोग सीधे सीधे ऐसे लिख लीजिएगा, ओ से लेकर ए तक जो है, ओ से लेकर ए तक जो है वो क्या है, आपकी प्रोपोर्शनल लिमिट है, PROPORTIONAL,
क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट है। ओ से लेकर ए तक प्रोपोर्शनल लिमिट है ये। और उसके बाद जब ओ से बी तक हमने पहुंचा, ओ से बी तक जब हम पहुंचे, यानी ओ से आपकी हो गई समानुपाती सीमा। यहाँ पर आपको दिख रहा है, लिखा भी गया है। ओ से देखिए पॉइंट पर लिख दिया गया है समानुपाती सीमा। फिर ओ से बी तक जब हम गए हैं तो है इलास्टिक लिमिट। क्या है यह? ये है आपकी इलास्टिक लिमिट, यानी प्रत्यास्थ सीमा। और हाँ, यह नो लाइनियर यानी यह रेखीय नहीं है। यह नो लाइनियर रहेगी, यह कर्व के रूप में थोड़ा सा झुका हुआ रहेगी, लाइनियर आपको नहीं रहेगी, बस आपको दिख रहा है। और ये भी प्रत्यास्थ रहेगी, यानी इस पर से अगर हम फोर्स लगाएंगे तो भी यह अपने प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगी। इसे आप लोग ए और बी एक ही जगह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई जगह आप लोग ग्राफ देखेंगे भी वैसा ही रहेगा, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। अब इसके बाद बी पॉइंट के बाद हम थोड़ा और आगे चलते हैं, यानी स्ट्रेस को हम थोड़ा और बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, वो जब हम इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, यानी प्रतिबल और जो इसमें है स्ट्रेस उसको हम बढ़ा देते हैं, तो हमें क्या होता है, क्या मिलता है हमें? तो देखिए लास्ट सीमा इसकी जो है बी तक ही है, प्रत्यास्थ थी। मान लीजिए रबर का एग्जाम्पल लेकर, आपने इतना बड़ा रबर था, इसको खींच दिया, यहीं तक यह खींचा जा चुका है। ठीक, उसके बाद ज्यों ही इस पर से अगर आप फोर्स था लगा रबर पर लगा, उसको ज्यों आप हटाएंगे तो वह उसका जो पहले साइज था यानी इस पर आ जाएगा। लेकिन यही जो लास्ट है यहाँ तक, यही इसकी लास्ट सीमा आकर इसके आगे आपने फोर्स को लगाया तो वह अपने उसी साइज में रह जाएगी। उसमें कुछ न कुछ स्ट्रेन जरूर रहेगा, उसमें कुछ न कुछ विकृति जरूर रह जाएगी, और वह अपने प्रारंभिक अवस्था जो है इसमें वापस नहीं आएगी। तो कुछ सेम कंडीशन इसके लिए माइल्ड स्टील की है। देखिए आप लोग उसको सीरियस मत लीजिएगा, हमने एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया है। ठीक, लेकिन इसके लिए क्या है, स्टील के लिए भी कुछ उसी प्रकार है। जब हम बी से और आगे अगर फोर्स को हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होता है, तो इनके बीच जो है लाइनियर रिलेशन नहीं रह जाता। यानी इसको अगर हम खींचते हैं, ए से बी तक लाइनियर था, ठीक, ओ से ए तक लाइनियर था, ओ से बी तक लाइनियर था, यानी यह स्ट्रेट लाइन थी। लेकिन ज्यों ही बी के बाद सी से हम थोड़ा ही इसके क्या बोलते हैं स्ट्रेस को अगर बढ़ाते हैं, क्या करते हैं इसमें, अगर स्ट्रेस को अगर हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, इनके बीच जो है प्रत्यास्थता बनी रहती है, यानी इलास्टिसिटी इनके अंदर बनी रहती है। किनके अंदर? बी से सी के बीच। यानी जब बी के बाद हम सी खींच कर सी तक पहुँचे हैं तो इनके बीच जो है वो क्या बोलते हैं प्रत्यास्था जो है वह बनी रहती है, लेकिन पूर्ण रूप से वह प्रत्यास्थ नहीं रहती। जब पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ हो जाएगी तो वह पुनः अपने आप अवस्था में आ जाएगी, लेकिन यह पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ नहीं रहती है। इनके बीच से अगर हम सी पर से अगर फोर्स को, जैसे कि मान लीजिए पॉइंट बी है और ये पॉइंट आपका सी है, ठीक, फोर्स अभी तक यहाँ पर सी पर लगा है, लेकिन अगर हम सी पर से अगर फोर्स को हटा लेते हैं तो उनके अंदर कुछ न कुछ स्ट्रेन जरूर रह जाएगा। यानी यह सी से बी तक मतलब अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी, और यह कुछ नीचे की तरफ स्वयं झुकते हुए जाएगी। ठीक, यानी यह अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी, कुछ विकृत रहेगा, और कुछ यह स्वयं अपने कारण से यह क्या होगा, झुकता हुआ चला जाएगा। इसलिए जब सी बिंदु पर पहुंचने पर जो पदार्थ होता है उस पर बना फोर्स लगाए ही या सी पॉइंट से स्वयं अपने आप या क्या होता है नीचे की तरफ या बढ़ने लगता है। और यही जो है, ये जो पॉइंट सी होता है इसी को हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट यानी होता है हिंदी पराभव पराभव बिंदु। तो अभी हम देखेंगे पराभव बिंदु होता क्या है, उसको अलग हेडिंग के द्वारा आपको समझाया जाएगा। ठीक, इसी को हम यील्ड पॉइंट कह देते हैं, किसको, पॉइंट सी को। और इस पर ये होता है पदार्थ का जो वो व्यवहार होता है वह कुछ अलग टाइप से होने लगता है, यानी यह स्वयं बढ़ने लगता है। और इसकी जो प्रतिरोधी यानी इंटरनल रेजिस्टेंस जो फोर्स रहता है, इसका आंतरिक प्रतिरोधी जो इसमें बल लगता है वो भी कुछ अलग प्रकार से क्रिया करने लगता है। यानी उस पर बिना अगर बाहरी फोर्स लगाए ही वह स्वयं जो है ऑटोमेटिक वह बढ़ने लगता है। यानी उसमें कुछ विकृति शेष रह जाती है अगर हम किसी एक्सटर्नल फोर्स को ना लगाएं तो। ठीक, तो वह स्वयं क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। और जैसे कि इसलिए जो सी पॉइंट होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, यील्ड पॉइंट को बोल देते हैं। और यही यही जो सी पॉइंट है आपका, यही जो सी पॉइंट है इस समय जो इस पर स्ट्रेस कार्य करता है उसे यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं, उसे यील्ड स्ट्रेस यानी पराभव प्रतिबल बोलते हैं। तो इसको भी हिंदी में हम समझेंगे, अलग हेडिंग के द्वारा इसका हम लिखेंगे। तो आप तो यह सब समझ में आ रहा होगा। और यही जो यील्ड है, यही जो यील्डिंग हो रहा है इस पर यह डी तक चलेगा, किस पर, डी तक। कहाँ तक, या डी तक स्वयं होकर जाएगा।
इसमें ग्राफ में है वो नीचे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, यानी यही जो यील्ड है वह सी से लेकर डी तक आपका होकर जाएगा। और ये जो सी पॉइंट है इसे आप लोग लिख लीजिएगा अपर यील्ड पॉइंट। अभी हम लास्ट में यहाँ लिख देंगे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी, ई क्या है सब लिख देंगे। आप लोग उसी तरह ग्राफ बनाकर नोट डाउन भी कर लीजिएगा। और डिफरेंट रीजन है इसके, जैसे देखिए आपकी प्रत्यास्थता सीमा है यहाँ तक, फिर इसके बाद यह प्लास्टिक सीमा है। तो अभी आगे आपको हम सब बताएंगे। तो इसको देखिए, जब डी पॉइंट तक यह क्रिया जो है होती रहेगी, किस पॉइंट तक, डी पॉइंट तक। और जो सी पॉइंट है इसे आप लोग अपर यील्ड पॉइंट, और जो डी पॉइंट है उसे लोअर यील्ड पॉइंट आप लोग बोलेंगे। ओके, उसके बाद क्या होना है, उसके बाद ये होना है कि इसमें जो है जो सी रहता है, जो सी रहता है उसे हम हायर यील्ड पॉइंट बोल लेते हैं, और जो डी होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लोअर पॉइंट। जो सी होता है उसे हायर, और जो डी होता है उसे लोअर यील्ड पॉइंट हम लोग बोलते हैं। तो अब क्या होता है, अब क्या होता है, तो आपको सी और डी पॉइंट पता चल गया। क्या हुआ, सी डी पॉइंट आपको बताया हमने। अब डी के बाद, अगर डी के बाद क्या होने वाला है, डी के बाद ये होने वाला है कि जो आपका मटेरियल है वह अब प्लास्टिक रीजन में, यानी वह अपने प्लास्टिक अवस्था में पहुंच जाएगा। तो प्लास्टिक बॉडी आपको हमने पढ़ाया है क्या होता है, वो सब आप लोग पीछे देखिएगा। तो यह देखिए अभी तक इलास्टिक सीमा थी इसकी, डी पॉइंट तक यह अपने इलास्टिक लिमिट में था, इलास्टिक सीमा में यह था, प्रत्यास्थ सीमा, यानी ये इसकी यह इलास्टिक जोन थी डी तक। यानी इसमें क्या होता है, इसमें यह होता है कि अगर आप फोर्स को हटाते हैं, फोर्स को अगर हटा लेते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ विकृति जरूर रह जाता है, शेष रह जाता है, वह स्वयं बढ़ने लगता है या कुछ कुछ अपने प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करता है। लेकिन बी पॉइंट तक वह आ जाएगा, लेकिन सी और डी तक अगर वह पहुंचा तो प्रारंभिक अवस्था में नहीं रह जाएगा, उसमें कुछ विकृति रह जाएगी और वह अपने प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ पाएगा। लेकिन ज्यों ही डी पॉइंट के आगे बढ़ेंगे तो वह अपने प्लास्टिक अवस्था में आ जाएगा, यानी उसके बाद वह अपने प्रारंभिक अवस्था में कभी नहीं आ सकता। कोई भी फोर्स लगाते हैं वह अपने मतलब जितने लिमिट रहते उससे वह बाहर चला जाएगा, टूट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो आपको ए पॉइंट पता चला क्या है, समानुपाती सीमा है। बी पॉइंट क्या है, प्रत्यास्था सीमा है। सी पॉइंट है अपर यील्ड पॉइंट है। डी पॉइंट क्या है, लोअर यील्ड पॉइंट है। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद भी समझते हैं। यानी अगर हम डी के बाद अगर यह मतलब बॉडी रहेगी, हमने यहाँ पर एक फिगर बनाया था, आपने ध्यान दिया होगा तो नोट डाउन भी कर लिया होगा आपने, फिर से बना देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग समझेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हमने बॉडी बनाया था, ठीक। तो इसको अभी देखिए हम इस पर स्ट्रेच लगाकर इसको हम खींच ही तो रहे हैं, इसको हम खींच रहे हैं, इसको हम खींच रहे हैं, ठीक। तो इसी प्रकार से इसका पॉइंट मतलब ये तुरंत टूटेगा नहीं कोई बॉडी। आप ही मान लीजिए किसी चीज़ को तोड़ते हैं तुरंत तो टूटेगा नहीं, पेड़ को तोड़ते हैं तो पहले चरचरा जाता है, फिर तुरंत ऑटोमेटिक तो टूट नहीं जाएगा पूरा, फोर्स लगाएंगे तो आपने किसी अन्य पॉइंट पर पहुंचेगा, किसी अन्य पॉइंट पर उसकी लास्ट पॉइंट आएगी तब जाकर टूटेगा। उसी प्रकार आप किसी जब स्टील को तोड़ रहे हैं तो उसके लिए भी अन्य अन्य पॉइंट होती हैं, तो इसको भी उसी प्रकार से कर रहे हैं। तो सी और डी तक हो गया है। तो डी के बाद जो प्लास्टिक में आ जाता है और इस पर अगर हम बल या स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं इसके, तो यह बहुत तेज़ी से इसका विकृत होने लगेगा, बहुत तेज़ी से इसकी स्ट्रेंथ जो है बढ़ने लगी, इसमें डिफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा क्योंकि वह अपने प्लास्टिक रीजन में आ चुका है। और आप लोग जानते भी हैं जब तक वह प्रत्यास्था सीमा के अंदर रहता है कोई भी बॉडी, वह अपने प्रारंभिक अवस्था में आने का प्रयास करता है, लेकिन ज्यों ही वह प्लास्टिक रीजन में पहुंच जाता है, प्लास्टिक अवस्था में पहुंच जाता है, तो वह टूटने का ही प्रयास करेगा कि वह टूट ही जाए, अब टूट ही जाए, ठीक। तो वह उस अवस्था में जाएगा और बहुत अधिक से यह डिफॉर्मेशन होने लगेगा, और उस समय जो डिफॉर्मेशन होगा वह उसकी स्थायी हो जाएगी, मतलब अगर वह टूट गया तो टूट ही जाएगा, अगर वह थोड़ा सा भी बढ़ा तो बढ़ा ही रह जाएगा, मतलब वह स्थायी प्रक्रिया हो जाएगी। और जो यह प्रक्रिया होगी वह डी से लेकर आपको ई तक दिखाया गया है। कहाँ से, डी तक, डी से लेकर आपका ई तक इसको हमने दिखाया है। और आपको बता दें यह आपका लिखने प्रदर्शित होने लगेगा नेकिंग जोन, यानी आप लोग बोल सकते हैं वेस्ट की तरह बन जाएगा, एक कांटे की तरह यह बन जाएगा, यानी यह नेकिंग जोन में अपने पहुंचने लगेगा, ठीक। बिंदु ई पर जब यह जाएगा तो वह क्या होगा, नेकिंग जोन में पहुंचने का मतलब यही जो आपका यहाँ फिगर बनाया हुआ है इसको जब हम खींच देंगे तो यह क्या होगा, पतला होगा कि नहीं, आप ही बताइए।
इसकी जो डाया है वह एकदम कम होने लगी, वह वेस्ट जोन यानी नेकिंग जोन में वह पहुंचने लगेगा। किस पर? पॉइंट ई पर। और इस पर क्या होगा, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वह बहुत ही कम हो जाएगा, यानी यही जो इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया है यह जो है बहुत कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? अभी आप ही किसी मोटे पाइप को खींचेंगे, मतलब कोई ऐसा पदार्थ है जो खिंचा जाए, उसकी डाया मान लीजिए डी है, उसके बाद जब उसको हम फोर्स लगाकर खींच लेंगे तो पतला हो जाएगा कि नहीं? पतला हो जाएगा। हमने आपको लेटरल स्ट्रेन पढ़ाया था, लेटरल स्ट्रेन पढ़ाया था, उसमें डाया पर ही बात किया था हमने कि जब खींच लेंगे तो उसकी डाया पतली हो जाती है। तो वही कुछ प्रक्रिया इस पर भी हो रही है। तो इसको जो हम खींच रहे हैं तो इसकी जो डाया है वह चेंज हो जा रही है, कम हो जा रही है, बहुत पतला हो जा रहा है और यह वेस्ट एक कांटे की तरह यह बन जा रहा है, यानी यह नेकिंग जोन में बन जा रहा है। और उसकी जो लंबाई है वो तो बढ़ेगी ही, ठीक, लंबाई तो बढ़ेगी और इसकी जो डाया है वह कम होती जाएगी। और अंत में जो क्षण का कोई ऐसा पॉइंट आएगा जिससे जब आप लोग यानी और फोर्स लगाकर उसको और खींचते हुए चल रहे हैं, मतलब रुक नहीं रहे हैं, फोर्स लगाकर उसको खींच ही रहे हैं, खींचते खींचते चल रहे हैं, तो इससे वह एक प्रक्रिया ऐसी आएगी जिसे पॉइंट एफ आप लोग बोल सकते हैं। और इस पर जाते 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 क्या होगा, यह कम हो जाएगा और लास्ट में यह फ्रैक्चर हो जाएगा, यानी यह फेल हो जाएगा, यानी यह टूट जाएगा, ठीक। यानी बिंदु यहाँ पर क्या होगा, यह टूट जाएगा। यानी अगर आप ही मान लीजिए खींच रहे हैं किसी भी पदार्थ को, अगर आप ही के हाथ को पकड़कर अगर हम खींचें तो जब तक आप स्ट्रेस रहेंगे, मतलब इलास्टिक सीमा मान लीजिए हम मान रहे हैं आपका रहेगा तो ठीक है, लेकिन जब अधिक से ज़्यादा फोर्स लगेगा तो आपका हाथ स्वयं टूट जाएगा। कोई आपसे, आपका वेट 40 kg है, कोई 150 kg वाला या 100 kg वाला आपका हाथ पकड़ के खींचेगा, बहुत फोर्स लगाएगा तो आपका हाथ टूट जाएगा। उसी प्रकार इस पर भी है कि हम इस पर इतना स्ट्रेस लगाते चलें कि ए से पहुंचते पहुंचते हम एफ पॉइंट पर पहुंच चुके और एफ पर जाकर यह फेल हो जा रहा है, यह जो है यह टूट जा रहा है। बस यही था आपका, इसमें कुछ नहीं समझाना था, आपको समझ में आ चुका होगा। और इसमें कुछ और है उसको भी हम ज़रा देख लेते हैं। तो इसमें आपको ये बताना था, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह डी से ई तक जो पदार्थ है वह उठा कैसे। तो यह प्लास्टिक जोन में आया था। किसमें? प्लास्टिक जोन में। अगर इस पर हम फोर्स लगाएंगे, अधिक फोर्स लगाएंगे तो ऑटोमेटिक उसका जो स्ट्रेस के कारण वह मतलब स्वयं बढ़ने लगेगा। तो इस पर हमने जो ही लगाया स्ट्रेस और फोर्स, तुरंत यह क्या होगा, बढ़ने लगा और यह ई पॉइंट पर पहुंच चुका, जिसे हम अल्टीमेट स्टेट पॉइंट बोलेंगे, यानी अधिकतम प्रतिबल बिंदु बोलेंगे। तो ये सब पॉइंट थे आपके। अब इन सब पॉइंट के बारे में आपको हम बताना चाहेंगे, तो आइए इन सब को हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे ओ से लेकर ए तक। ओ से जो ए तक पॉइंट है, क्या? ओ से लेकर ए तक, ओ ए जो पॉइंट है वो क्या है आपकी, लिखी गई है समानुपाती सीमा। तो क्या लिखेंगे आप लोग? लिखेंगे समानुपाती सीमा, आप लोग लिख लीजिएगा। और ओ से लेकर बी तक हम बोल दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, ये है प्रत्यास्थ सीमा। उसके बाद सी जो है वो क्या है आपकी, सी है उच्च प्रभाव बिंदु यानी अपर यील्ड पॉइंट, आप लोग लिख लीजिएगा। डी जो है वो है आपकी निम्न प्रभाव बिंदु यानी लोअर यील्ड पॉइंट। ई जो है वो है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, यहाँ पर लिखा क्या है। और यह क्या है, भंजक प्रतिबल। यह क्या है आपका, भंजक प्रतिबल लिखा गया है, भंजक प्रतिबल यानी ब्रेकिंग पॉइंट, ठीक। आप लोग लिख लीजिएगा, समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और आपको विभिन्न जो इसमें रेजिंस दिखाई गई हैं उसको भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें रेजिंस जो हैं ओडी क्या है, ओ से डी तक आपका क्या है, ये है क्या है, ये तो आपका इलास्टिक, क्या बोलते हैं, इलास्टिक मतलब ये तो प्रत्यास्थ सीमा में था, ठीक। तो आप लोग लिखेंगे क्या, इसमें जो है ओ से बी जो है इलास्टिक रेजिन है, ठीक। और बी के बाद ही आपका जो है धीरे धीरे प्लास्टिक रीजन में आने लगेगा, यानी वह प्लास्टिक सीमा में हो जाएगा, ठीक। डी तक है, ठीक। उसके बाद डी से एफ तक टोटल क्या है आपका, डी से एफ तक क्या है आपका, डी से एफ तक टोटल आ जाएगा प्लास्टिक सीमा। लेकिन डी से ई तक एक और पॉइंट है, डी से लेकर ई तक, डी से लेकर ई तक जो है वो आपका आएगा स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। अब आपको ये भी समझना है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन क्या होता है। स्ट्रेन हार्डनिंग जोन आपका क्या होता है इसको आपको बता देते हैं।
जैसे कि हमने क्या बताया था, हमने आपको ये बताया था कि जब प्लास्टिक रेजिन में पहुंच जाएगा तो विकृत जो इसमें होगी, स्ट्रेन जो होगी वह ऑटोमेटिक बहुत तेज़ी से होने लगी, इसका रिफॉर्मेशन बहुत तेज़ी से होने लगा। उसी क्रिया को स्ट्रेन हार्डनिंग जोन हम लोग बोल सकते हैं। तो आपको सभी पॉइंट समझ में आ गया, एक एक पॉइंट को हमने समझा दिया। अगर अभी भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपको हम फिर से बता देंगे। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे उच्च प्रभाव बिंदु क्या होगा, अधिकतम प्रतिबल बिंदु क्या होता है, क्रीप होता है, फॉडिक होता है, ये सब आपको हम पॉइंट के द्वारा बता रहे हैं, आप लोग उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और जब भी स्ट्रेन स्ट्रेस डायग्राम आएगा तो इस प्रकार आप लोग बनाइएगा, और जो यहाँ ओ बी बी सी डी जो पॉइंट लिखे गए थे उसके बारे में लिखिएगा, जो हमने अभी तक बकाया। अब आपको समझ में आया नहीं आया वो आपके ऊपर है, तो लिख दीजिएगा। और उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आप लोग देख लीजिए, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट रख लीजिए फिगर को, और 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका बन जाएगा। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस पॉइंट। तो अल्टीमेट ये जो आपका था यह पॉइंट ई पर था, किस पर, पॉइंट ई पर था, फिगर आपने देखा होगा। तो ये क्या होता है ये इसको हम समझते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं बिंदु ई पर जो है अधिकतम प्रतिबल जो है पदार्थ पर आपको दिखाया गया था, और उसी को हम कहते भी थे, क्या कहते थे, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस, उसको ही हम बोलते थे। लेकिन इसकी डेफिनेशन कैसे लिखना है उसको हम समझाते हैं। जैसे कि आपको फिगर में ये दिख रहा था, फिगर में ये दिख रहा था ई के बाद यह पर वह टूट गया था ना। तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस आपको आप लिख लेंगे, जिस लोड पर मटेरियल ठीक टूटने की स्थिति में होता है उसे अल्टीमेट लोड कहते हैं, अल्टीमेट टेंसाइल लोड कहते हैं। ठीक, और इस समय जो उसमें स्ट्रेस होता है उसको अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं। बस ई के बाद एफ आता तो टूट ही जाता, यानी ई पर ही थोड़ा फोर्स लगाते तो टूट जाता। तो वही हुआ, जिस लोड पर मटेरियल ठीक टूटने की स्थिति में होता है उसे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस बोलते हैं। फिगर में आपने देखा है, आपके सामने प्रैक्टिकल दिखा दिया गया है, तो डिफिनीशन लिख दिया गया है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है रप्चर स्ट्रेंथ। क्या है रप्चर स्ट्रेंथ, ये क्या होता है इसको भी हम समझते हैं। और इसका जो रप्चर स्ट्रेंथ होता है इसका मतलब ये होता है भंजन सामर्थ्य। क्या होता है, भंजन सामर्थ्य। जैसे कि जो एफ था, पॉइंट एफ जहाँ पर वह फेल हो चुका था, पॉइंट एफ पर वह क्या था, फेल हो चुका था, यानी फ्रैक्चर हो चुका था ना। वही जो फ्रैक्चर हुआ था उस पर जो प्रतिबल कार्य किया था उस समय, जो उस समय उस पर प्रतिबल कार्य किया था वही उसका भंजन सामर्थ्य कहलाया था। मान लीजिए उस समय कोई भी इस पर पॉइंट एफ पर जो भी स्ट्रेस कार्य किया हो वही उसका भंजन सामर्थ्य कहलाएगा। और आपको बता दें जो पॉइंट एफ था उस पर जो प्रारंभ में क्षेत्रफल लगा था, प्रारंभ में क्षेत्रफल लगा था, ठीक, उससे जब हम उससे प्रतिबल में भाग देंगे, यानी आपको बता दें बॉडी का कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, जिसको आपने बढ़ाया था उसका कुछ क्षेत्रफल रहा होगा। मान लीजिए वह क्षेत्रफल क्या था, ए था, ठीक, वह क्षेत्रफल क्या था, ए था, ठीक। तो और जो उसका स्ट्रेस आया था, यानी पॉइंट एफ पर स्ट्रेस जो आया था, पॉइंट ए पर जो स्ट्रेस आया था, मान लीजिए हमने वह मान लीजिए क्या था आपका, कुछ भी मान लीजिए सिग्मा था, ठीक। तो इसी सिग्मा से जब हम ए में भाग देंगे तो वही आपका भंजन सामर्थ्य कहलाएगा, रिप्चर स्ट्रेंथ कहलाएगा, ठीक। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, पॉइंट के द्वारा इसको हम समझाए हैं। आगे है आपका वर्किंग स्ट्रेस। क्या है वर्किंग स्ट्रेस, या आप लोग इसे बोल सकते हैं परमिसिबल स्ट्रेस, या बोल सकते हैं अलाउएबल स्ट्रेस, यानी कार्यकारी प्रतिबल। तो ये क्या होता है इसको भी समझते हैं। जैसे कि अगर आप किसी बॉडी पर कार्य कर रहे हैं, किसी बॉडी या मटेरियल पर कार्य कर रहे हैं, तो उस समय हम मटेरियल की सेफ्टी देखते हैं। सेफ्टी के देखने पर हम उस पर जितना अधिक फोर्स लगा देते हैं, जितना अधिक उस पर हम स्ट्रेस लगा देते हैं, ठीक, उससे हम वर्किंग स्ट्रेस बोलते हैं। मतलब आप लोग डेफिनेशन लिखिए, और डेफिनेशन हम पढ़कर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। कार्य करते समय किसी मटेरियल या एलिमेंट पर सेफ्टी की दृष्टि से जितना अधिकतम हम प्रतिबल मतलब उस पर लगा लेते हैं या मान लेते हैं, उससे ही हम वर्किंग स्ट्रेस कहते हैं। उस समय मटेरियल या एलिमेंट पर जो लगने वाला लोड होता है उसको हम सेफ लोड भी बोल सकते हैं, ठीक।
ये सब डेफिनेशन है, फिगर के द्वारा आपने समझा होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अगला पॉइंट आता है एफओएस यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी। क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी? तो इसको नोट डाउन करिए और इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं? अल्टीमेट स्ट्रेस एंड वर्किंग स्ट्रेस के अनुपात को फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कहते हैं। और एक बात और, आपको हमने ये नहीं बताया कि अल्टीमेट स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस यानी यूएस हम लिख रहे हैं बराबर आपका होता है मैक्सिमम टेंसाइल लोड। क्या होता है? मैक्सिमम टेंसाइल लोड, मैक्सिमम टेंसाइल लोड, उसमें आप लोग लिख लीजिएगा। अपॉन में होता है आपका, अपॉन में होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अल्टीमेट पॉइंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इसी जो अल्टीमेट पॉइंट का जो क्रॉस सेक्शन रहेगा इसके बराबर यह होता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। तो अब फैक्टर ऑफ सेफ्टी देखते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस तथा वर्किंग स्ट्रेस के अनुपात को, तो वर्किंग स्ट्रेस भी आपने समझा सिग्मा अपान ए, और अल्टीमेट स्ट्रेस भी समझा, इसके अनुपात को एफ एस कहते हैं। इसे यस से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू होता है वो अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन में वर्किंग स्ट्रेस। ठीक, यानी मैक्सिमम लोड टोटल अपॉन में मैक्सिमम लोड हो जाएगा, अपॉन में सेफ लोड हो जाएगा। तो एग्जाम्पल आएंगे, आपको बता दिया जाएगा। आपने सब कुछ नोट ही कर लिया है, और आपको बता दें इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि जब ऊपर भी लोड है नीचे भी लोड है, दोनों आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। ओके, तो इतना था आपके लिए। इसमें कुछ और पॉइंट हैं, उनको भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट आता है क्रीप। क्रीप क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। तो क्रीप ये होता है जब हाई टेम्परेचर पर अधिक समय तक लोड या स्ट्रेस के प्रभाव में मटेरियल के लगातार डिफॉर्मेशन होने को क्रीप कहते हैं। यानी कोई मटेरियल रहे और टेम्परेचर बहुत हाई रहे, मटेरियल रहे टेम्परेचर बहुत हाई रहे, और उस समय मटेरियल में जब टेम्परेचर हाई रहेगा तो उसके साइज में, शेप एंड साइज में कुछ न कुछ डिफॉर्मेशन होता ही रहेगा, उसी को हम क्रीप कहते हैं। तो इसका भी डेफिनेशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब पहुंचते हैं अब हम यील्ड पॉइंट पर, और यील्ड पॉइंट पर जो स्ट्रेस होता है उस पर। तो ये क्या होता है इसको भी समझिए। तो देखिए, जिस पॉइंट पर मटेरियल की इलास्टिसिटी समाप्त हो जाती है, हमने आपको बताया था ना अभी, पॉइंट सी, उसके बाद मटेरियल प्लास्टिक जोन में चला जाता था। यानी जिस पॉइंट पर मटेरियल की इलास्टिसिटी समाप्त हो जाती है उसे यील्ड पॉइंट कहते हैं, और इस पॉइंट पर जो लगे लोड यानी जो लगा लोड होता है उसे यील्ड लोड कहते हैं, और जो क्या बोलते हैं उस समय इस पर जो स्ट्रेस लगा रहता है वो उसे यील्ड स्ट्रेस बोलते हैं। बस डेफिनेशन है, आप लोग नोट डाउन करिए। आगे आता है आपका फटीग। क्या आता है? फटीग। ये क्या होता है? तो फटीग यानी किसी मटेरियल पर बार बार लोड लगाने के कारण मटेरियल की प्रतिरोधकता में कुछ कमी होती है। अब आप ही देख लीजिए, अगर आप किसी बॉडी पर प्रहार कर रहे हैं, मान लीजिए लोहा है, हथौड़े से उस पर प्रहार कर रहे हैं, एक बार में आपने प्रहार किया तो थोड़ा सा पचका होगा, यानी उसके अंदर से इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स उत्पन्न हुए होंगे। यानी उसके अंदर से मान लीजिए एक बॉडी है, इस पर आपने हथौड़े से प्रहार किया, ठीक, हथौड़े से इस पर प्रहार किया, तो यह मान लीजिए इतना पचका होगा। क्यों पूरा नहीं पचक गया? क्यों पूरा नहीं, यह दब गया, इसलिए नहीं दबा क्योंकि इसके अंदर से भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स कार्य करते हैं। ठीक, दोबारा पीटा आपने तो शायद इतना पचक गया, इतना चिपटा हुआ, फिर और चिपटा होता चला गया। तो यही इसकी जो प्रतिरोधकता होती है, इसकी जो प्रतिरोधकता होती है अंदर से, वह कम होती जाती है, और इसमें जो कमी होने लगती है उसी को फटीग कहते हैं। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, फिर से ज़रूर बताएंगे, लेकिन आया होगा तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, समझ में आया होगा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।